आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा। और कंसेप्ट भी होगा इसके अंदर, सुपर ट्रिक्स भी होंगे कुछ जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगी। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहली ट्रिक ये है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। दो मिरर्स होते हैं ऐसे, जिनको किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ होता है, इंक्लाइन करा होता है ऐसे। ठीक है, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होता है और आपसे नंबर ऑफ़ इमेजेस पूछ लेता है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस बताओ कितनी होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 360 को अपने थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, या तो जो आंसर होगा वो इवन में होगा, या तो वो आंसर ऑड में होगा। आपने 360 अपॉन थीटा कर दिया, जो भी आंसर आया अगर वो इवन में है तो आपको उसमें से एक घटा देना है, अगर ऑड में है तो ऑड में ही रखना है, तो नॉर्मली रखना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से एक चीज़ पता चले कि जो इमेजेस है वो ऑलवेज़ ऑड नंबर में ही होंगी, कभी भी इवन नहीं होगी वो, क्योंकि आपने इवन को एक घटा के क्या बना दिया, ऑड बना दिया, और ऑड को ऑड ही रहने दिया। एट दी एंड जो आपको नंबर मिलेगा वो ऑड ही होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लो कि दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, 30 है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस आपको फाइंड करनी है, क्या करेंगे, 360 अपॉन 30 कर देंगे। साफ पता चल रहा है कि इवन आ रहा है, इस इवन को ऑड बनाना पड़ेगा, एक कम करके ऑड बना देते हैं। आंसर कितना आ गया, 11। ठीक है, सुपर इजी था। ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्रिक है, कुछ बातें प्लेन मिरर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती हैं। प्लेन मिरर सबको पता है कुछ ऐसा होता है दिखने में। ठीक है, इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होती है, हमेशा सेम साइज़ की ही बनेगी, और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है, ये भी पता है, सेम डिस्टेंस पर। एक चीज़ और कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इन्फानाइट होता है। प्लेन है, प्लेन का कभी आपने रेडियस सुना है, नहीं ना, तो इन्फिनिटी होता है ना इसका रेडियस, इसीलिए फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होती है। और मैग्नीफिकेशन 1 होता है, ये याद रखना। मैग्नीफिकेशन 1 क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम है, तो सेम बटा सेम क्या होता है, 1 ही आता है। ईजी ना। अच्छा, इसी के ऊपर एक केस है, देख लो, दो केसेस है। मान लो यार आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर ये जो ब्लैक से बनाया हुआ है ये मिरर है। ठीक है, मैं इस मिरर को आपके पास लेकर आ रहा हूँ डी डिस्टेंस से, या फिर आपसे दूर लेकर जा रहा हूँ डी दूरी पर। आपके पास लेकर आ रहा हूँ उसको बोलते हैं टुवर्ड्स, आपसे दूर लेकर जा रहा हूँ उसको बोलते हैं अवे। तो इमेज कितने डिस्टेंस से मूव कर रही होगी, उसका आंसर है 2D, याद रखना। अगर मैं मिरर को 5 मीटर आपसे दूर ले आया, अवे ले आया, तो इमेज कितने दूर चले जाएगी, इससे दुगनी दूरी पर दूर चले जाएगी, यानी कि 10 मीटर इमेज दूर चले जाएगी आपसे। आसान था। ऐसे ही अगर मैं इस प्लेन मिरर को v वेलोसिटी से आपके पास या आपसे दूर लेकर जा रहा हूँ, तो इमेज भी इसकी दुगनी वेलोसिटी से आपके पास या आपसे दूर जा रही होगी, याद रखना। दूसरा केस है कि एक प्लेन मिरर था ऐसे, इसके ऊपर रे इंसिडेंट कर रही है ऐसे। अगर मैं इस प्लेन मिरर को थीटा डिग्री एंगल पर घुमा दूँ, रोटेट कर दूँ, एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे ना एंगल, तो थीटा ये रहा, तो क्या होगा, जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगी। इंसिडेंट एंगल को मैंने वहीं रखा है, फिक्स ही है वो। ऐसे देखो ना, बस ये जो प्लेन था, ये जो प्लेन था, इसको बस मैंने ऐसे घुमाया है, रोटेट करा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा एंगल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या आता है, ये लाइट आती है, किसी सॉलिड से टकराती है और मुड़कर वापसी चले जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट आती है, यहाँ पर टकराती है और टकराकर वापसी नहीं जाती, सीधा ही निकल जाती है, लेकिन अपने पाथ को चेंज कर लेती है, सबको ही पता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, ये बहुत ज़रूरी है। मीडियम का चेंज होना ज़रूरी है, तभी रिफ्रैक्शन होगा। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, जबकि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी चेंज होती है, कितनी चेंज होती है, जो भी ओरिजिनल थी उससे कम हो जाती है, जो भी होगी उससे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन से टकराने के बाद इंटेंसिटी में लॉस आ जाता है, कुछ ना कुछ कोलिजन होगा तो लॉस आएगा।
ठीक है, तो याद रहेगा क्या क्या चीज़ें चेंज होती है रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी चेंज होती है और ये चीज़ें चेंज नहीं होती, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेस चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कंडीशन फॉर TIR। TIR की क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यार लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में मूव होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूव करनी चाहिए तभी TIR होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, बस उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया नीचे, पेपर में ऐसे ही लिखना है वर्ड्स में, ये शॉर्ट में और ये वर्ड्स में। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल जब R आपका 90 डिग्री हो जाता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसी को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जब आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है तो हम इंसिडेंट एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बस इतनी सी चीज़ थी ये। अब इनके बीच में एक रिलेशन है, ये देख लो। हमको पता है कि म्यू बराबर होता है 1/sin IC के, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है IC के। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज़ और हमें पता है कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन के। अब इनका यूज़ कहाँ पर होगा? देखो, एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि बताओ रेड और वायलेट में से किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, तो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दो रिलेशंस पता है तो आप पता कर सकते हो कि किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इस रिलेशन का यूज़ करके मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका म्यू कम होगा। अगर इसका म्यू कम है तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, सबसे कम डेविएट होती है रेड लाइट। अच्छा, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम है और म्यू कम है तो म्यू का रिलेशन ये रहा ना, अगर म्यू कम है तो साइन IC ज़्यादा नहीं हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आप वॉयलेट में भी कर सकते हो, ऐसा आप किसी भी लाइट में कर सकते हो। नोट में एक बात है कि क्रिटिकल एंगल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अभी बताया, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है यानी कि म्यू, और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है यानी कि लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? देखो, इसको कहा जाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबको पता है बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, अगर बीच में से काट दूँ। ऐसे ही इसको क्या कहा जाता है? बाय कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये कॉनकेव है दोनों तरफ से। अच्छा, इनका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको पता ही होगा, तो मैंने उसको बोल दिया म्यू एल। म्यू एल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एल डिनोट कर रहा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, ओरिजिनली इनका नेचर क्या होता है? ओरिजिनली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है ना, आपको पता ही होगा, ऐसे कर देता है लाइट को, कन्वर्ज कर देता है। और कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट को। ओरिजिनली ये इनका ओरिजिनल नेचर है। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? क्वेश्चन आता है कि हमने कॉनकेव लेंस को एक मीडियम में डिप कर दिया। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो बताओ उसका नेचर क्या होगा अगर ये केसेस हैं तो कैसे करोगे? एक चीज़ देखनी है आपको, जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने म्यू एल कहा है, और जो फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने म्यू एफ कह दिया। कुछ भी हो सकता है फ्लूइड। अगर म्यू एल ज़्यादा है म्यू एफ से, मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लूइड से ज़्यादा है तो वो अपना ओरिजिनल नेचर ही शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, लेंस अभी भी डोमिनेट कर रहा है, तो वो अपना ओरिजिनल नेचर ही शो करेगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा। वो ओरिजिनल नेचर क्या था? कन्वर्जिंग, तो ये कन्वर्जिंग ही रहेगा। लेकिन अगर फ्लूइड ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाए तो ये अपना नेचर बदल देगा, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। ऐसा ही मैं कॉनकेव में कर सकता हूँ। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है फ्लूइड से तो ये अपना ओरिजिनल नेचर ही शो करेगा, क्योंकि लेंस अभी भी डोमिनेटिंग है। और ओरिजिनल नेचर क्या होता है कॉनकेव का? डाइवर्जिंग, तो ऐसा डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर फ्लूइड डोमिनेट हो जाए तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, उल्टा शो करेगा अपना नेचर, है ना। एक केस होता है कि अगर दोनों का म्यू बराबर हो जाए तो, अगर दोनों का म्यू बराबर हो गया तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका ही बराबर है, इसका भी बराबर हो गया, इसका भी बराबर हो गया, मतलब लाइट आसानी से ऐसे पास कर जाएगी, आपको ये इनविजिबल हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है।
जब ये बराबर होता है। और क्या हो जाता है, ये गायब हो जाता है, ठीक है, वैनिश हो जाता है या ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि हमने एक कॉनकेव लेंस को पानी के अंदर डाला और वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड में, जल्दी ही आएगा। और ये इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फिट।